समाज में गुंडे और गैंगस्टरों का डर बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो फिरौती के लिए, वो धमकी के लिए, वो जान से मारने के लिए आने वाले कॉल। आखिर ये कॉल आ कैसे रहे हैं और ये गैंगस्टर किसी से डरते क्यों नहीं? ये सवाल आम से लेकर खास आदमी तक के जहन में है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ये पिछले आने वाले 1-1.5 साल में ही क्यों ज़्यादा शुरू हो गया होना। आप भी ये सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर बात कर लेनी चाहिए। जनता को ये लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों को ये टारगेट करते हैं, तो साधारण आदमी तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार ये गुंडे इतने पावरफुल हो कैसे गए? ये गैंगस्टर जो हैं, ये सरकारी तंत्र से डरते क्यों नहीं हैं? क्या पुलिस का कोई डर नहीं लगता इनको? ये तमाम सवाल आज हर शख्स के जहन में आता है, उसके मन में गूंजता है, वो अपने परिवार में डिस्कस करता है। इसीलिए इन बातों पर चर्चा करनी बनती है। और अब जिस तरह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है, जयपुर में एक राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई। नाम था सुखदेव सिंह गोगामाड़ी। गोगामाड़ी को किस तरह से मारा गया और गोगामाड़ी ने क्या अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया होगा? किस तरह से वो वीडियो सामने आया जिसमें लगातार 2 शूटर गोलियां चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके मन पर ना दिमाग पर कोई डर नज़र आ रहा है और अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद वो गोगामाड़ी की हत्या करके वहाँ से साफ निकल जाते हैं। अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं। सवाल पुलिस पर उठना लाजमी है। लेकिन आज जो हम खुलासा करने जा रहे हैं वो हत्या को लेकर नहीं है, हत्या के पीछे का जो अलर्ट था उसको लेकर है। हत्या कर दी गई और इसका अंदेशा 9 महीने पहले ही जता दिया गया था कि ऐसा हो सकता है। सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर 9 महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या के बारे में सवाल उठा दिया गया था, तो फिर हत्या हुई क्यों? क्या उनकी जान को बचाया जा सकता था? अगर उनकी जान को बचाया जा सकता था तो क्यों नहीं बचाया गया? किसने नहीं बचाया? कैसे बचाया जा सकता था? ये सब सवाल आज राजस्थान के चप्पे चप्पे में गूंज रहे हैं, क्योंकि जयपुर में हत्या हुई है। और हत्या का वक्त देखिए, ये हत्या कब अंजाम दी गई? हत्या तब अंजाम दी गई जब कांग्रेस की सरकार चुनाव हारने के बाद जा चुकी थी और बीजेपी को बहुमत मिल गया था, लेकिन अभी वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा मोहरा तय नहीं हुआ है, सरकार नहीं है। पुलिस और प्रशासन, इसी पर सारी जिम्मेदारी है, उसी को कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है। अब सवाल उसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि 9 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो पुलिस के ही संज्ञान में आया था। आपको तफसील से बताता हूं मैं कि हुआ क्या था। आखिर हुआ ये था कि मार्च के महीने में, यानी मार्च 2023 में, पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस के स्पेशल डीजीपी ने एक चिट्ठी लिखी राजस्थान पुलिस के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को कि भाई पंजाब की बठिंडा जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य बंद है और उसका नाम है संपत नेहरा। संपत नेहरा के बारे में मैं बाद में आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले पुलिस ने क्या लिखा उस बारे में बता देता हूँ। ये बताया गया कि बठिंडा की जेल में संपत नेहरा बंद है और उससे हमें ये पता चला है कि वो जयपुर में या राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामाड़ी को टारगेट करवा सकता है। ऐसी उसकी प्लानिंग है, वो इसकी साजिश रच रहा है। क्योंकि जब भी कोई अपराधी, क्रिमिनल, गैंगस्टर किसी भी जेल में होता है तो अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट जब भी कोई वारदात होती है तो उसको लेके पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेते हैं। जेल में हालांकि कोई इस तरह की पूछताछ नहीं होती है, लेकिन जब पुलिस जेल से उनको रिमांड पर लेके जाती है तो पूछताछ करती है। उसी किसी पूछताछ में ये निकल कर आया था कि हमारा टारगेट ये हो सकता है या इसको हम प्लान कर रहे थे टारगेट को। इसके बारे में पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने तुरंत आगाह किया राजस्थान पुलिस को। राजस्थान पुलिस को मार्च के महीने में, शायद 14 मार्च को चिट्ठी लिख दी गई। चिट्ठी राजस्थान पुलिस को मिल भी गई। राजस्थान पुलिस ने, एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उस चिट्ठी को बेस बनाते हुए अपने बाकी अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी, जिसमें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को ये चिट्ठी भेजी गई कि पंजाब पुलिस का ये कम्युनिकेशन आया है, उनका ऐसा इनपुट है कि सुखदेव सिंह गोगामाड़ी पर अटैक हो सकता है, उसकी हत्या की प्लानिंग हो सकती है। खास बात क्या लिखी थी पंजाब पुलिस ने अपने
उस नोट में जो राजस्थान पुलिस को भेजा था, ये लिखा गया था कि इसमें AK-47 जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। यानी इन गैंगस्टरों की इतनी हिम्मत और इतनी पहुंच हो गई है कि ये लोग AK-47 जैसा हथियार भी अरेंज कर लेते हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए भी AK-47 इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये गैंगस्टर इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। ये सब पंजाब पुलिस को जो इनपुट, जो इंटेरोगेशन में मिला, उसके आधार पर राजस्थान पुलिस को बता दिया गया। अब इतना कम्युनिकेशन आने के बाद कोई भी पुलिस होगी, पंजाब में भी बहुत सारे गैंगस्टर्स के कॉल आते हैं, तो उस आदमी की जान की हिफाजत करने के लिए सुरक्षा उसे दे देती है। लेकिन राजस्थान में उलट हुआ। ATS ने पंजाब पुलिस की चिट्ठी मिलने के बाद अपने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी विंग को ये चिट्ठी भेजी। इसके अलावा बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में जो सीनियर ऑफिसर्स थे रेंज में, उनको भी ये चिट्ठी भेजी गई। लेकिन गोगामेडी का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई। कुछ एक लोगों का कहना था कि 2 दिन के लिए 2-4 सिपाही दे दिए गए और फिर वापस ले लिए गए। अब गैंगस्टरों को मौका मिल गया और उन्होंने इस पूरी हत्या को प्लान किया। अब एक तो पंजाब पुलिस की चिट्ठी को इग्नोर करना, यानी एक आदमी की हत्या को न्योता देना, सीधा सीधा इससे कम नहीं था। हमेशा ये असूल होता है कि किसी भी अपराधी को पहले मोड़ पर रोक लिया जाए तो वो बड़ी वारदात करने से बच जाता है। लेकिन जब भी आप किसी बड़े अपराधी को थोड़ी सी ढील देते हैं या उसकी प्लानिंग पर काम नहीं करते हैं, तो वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है कि उसके बाद वो सब परतें खंगाली जाने लगती हैं जो पीछे उस घटना से जुड़ी होती हैं। जैसे आज हम बैठकर उस पंजाब पुलिस की चिट्ठी को खंगाल रहे हैं। अमूमन होता क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को बहुत सारे इनपुट भेजती है, और हमारे यहाँ एक फितरत बन गई है कि सभी इनपुट्स को बस ये देख लेना कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। IB की बहुत सारी चिट्ठियों को ऐसे इग्नोर किया जाता था। हालांकि अब इनको बड़ी संवेदनशीलता से देखकर कार्रवाई भी हो रही है, मगर ज़्यादातर में सोच यही रहती है कि ये तो ऐसे इनपुट होगा, कहाँ ये वारदात हो जाएगी, कहाँ ऐसा हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही लिखते रहते हैं। ये हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों का और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का नज़रिया बन गया है कि चीज़ों को इग्नोर करना। उसको इग्नोर करने के चक्कर में होता क्या है, क्रिमिनल को शय मिल जाती है। क्रिमिनल को लगता है कि वो अपनी वारदात को अंजाम दे सकता है, अपने टारगेट को पूरा कर सकता है, और जो परिवार इस चीज़ से अनजान होता है उसका पारिवारिक सदस्य चला जाता है। मुझे ये लगता है कि पुलिस को या जो भी अधिकारी जिसके पास इतनी संवेदनशील जानकारी आती है, कम से कम अगर अपने ऊपर एक बार उस बात को लगा के देख ले कि यही हालात आज मेरे होते और मेरे बारे में कोई इनपुट आया होता और जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई अन्य आदमी मेरे बारे में लिख रहा होता तो मुझे कैसा लगता। शायद आपकी लेखनी में कुछ बदलाव आ जाएगा। हर घटना पर अपने आप को जोड़ के देखिए। पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो कोई दूसरा अधिकारी ये करता तो मुझे ये मंजूर होता। अगर आपको ये मंजूर होता तो सही बात है। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस सुरक्षा खामखा ले रहा है, उसको कोई थ्रेट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है उसके बारे में, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आज भी हम सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के नाते रिश्तेदारों को देख लें तो इस देश में आधे से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है ना, वो उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। एक एक अफसर के घर में, मैंने तो पंजाब में देखा है, एक एक अफसर के घर में, हरियाणा में, बाकी जगह पे 10-10 लोग जो हैं वो बिना किसी काम के ही उनके घर में परिवार के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ किसी न किसी क्षमता में काम कर रहे होते हैं। जनता के लिए जो पुलिस भर्ती की जाती है, क्या वो जनता को अपनी सेवाएं उतनी दे पाती है? पुलिस स्टेशनों में इसीलिए स्टाफ का टोटा है, क्योंकि चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो कर्मचारी हों, ये सब लोग ज़्यादातर पहले अफसर ये देखते हैं कि मुझे जितने चाहिए उससे एक के ऊपर एक और कैसे मिल जाए। अगर 4 चाहिए तो 8 मिल जाते हैं। और कर्मचारियों की सोच तो ये रहती है कि अगर हम 8 मिल गए, 4 छुट्टी करेंगे, 4 काम करेंगे। इसी कारण अगर किसी साधारण आदमी को जब भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसे नहीं मिल पाती है। यही जयपुर के इस केस में भी हुआ। सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं मिली, और उसको सुरक्षा नहीं मिली इसको लेकर राजेंद्र गुड़ा ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था। कल कांग्रेस के नेता थे, इस बार चुनाव हार गए हैं हालांकि, और लाल डायरी को लेकर उनका नाम खूब चला।
लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग सियासत है। लेकिन यहाँ उन्होंने सुखदेव सिंह गूगामेडी को सुरक्षा ना देने को लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक ये बात पहुंचाई, लेकिन सुरक्षा फिर भी नहीं मिली। पता नहीं किस अंतर्द्वंद में इनपुट होने के बावजूद भी रह गई, और इसका फ़ायदा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के इन शूटरों ने उठाया, और इन दोनों शूटर्स ने दफ्तर में जाकर गोली मार दी बहाने से। अब इसके पीछे की कहानी देखिए कि शूटर्स पहुंचे कैसे सुखदेव सिंह गूगाबाड़ी तक। उन्होंने एक कपड़े के व्यापारी से अपनी दोस्ती बढ़ाई, और शूटर कौन थे? दो लोग थे, रोहित राठौर और दूसरा नितिन, जो फौजी था। मतलब नितिन फौजी उसकी कास्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सेना में काम करता है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, अलवर में उसकी पोस्टिंग है, 2 दिन पहले ही छुट्टी पर आया था इस वारदात को अंजाम देने के लिए, इसीलिए उसके नाम के आगे नितिन फौजी लगाया जाता है। इन दोनों ने पहले एक कपड़ा व्यापारी से जान पहचान बढ़ानी शुरू की, और कपड़ा व्यापारी का नाम था नवीन शेखावत। नवीन शेखावत के ज़रिए ये लोग पहुंचे सुखदेव तक, और सुखदेव से जब मुलाकात तय हुई, उसे एक इनविटेशन देने के बहाने ये वहाँ पर गए, और इनविटेशन देने के बहाने 5-4 मिनट बातचीत की, और फिर अपने हथियार निकाले और गोलियाँ चला दी, जो आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा। अब सवाल ये है कि कैसे इन गैंगस्टरों ने एक फ़ौजी को कल्टीवेट कर लिया, जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग कर चुका था, बावजूद उसके वो इस तमाम वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। अपनी उसको पता था कि मेरी सेना की नौकरी चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन वो पूरी दलेरी के साथ पॉइंट ब्लैंक से जिस तरह से गोलियां मार रहा था, जितना निडर होके, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गैंगस्टरों और गुंडों के हौसले कितने बड़े हुए हैं। अब सवाल आ गया कि आखिरकार इसके पीछे प्लानिंग किसने की? प्लानिंग के पीछे नाम आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और खासकर संपत नेहरा का, क्योंकि वो चिट्ठी जिसका जिक्र मैंने शुरू किया था कि मार्च के महीने में, उस इनपुट में संपत नेहरा का ही जिक्र था। संपत नेहरा कौन है? संपत नेहरा चंडीगढ़ पुलिस के एक कर्मचारी का लड़का है, स्पोर्ट्समैन था, चंडीगढ़ में पढ़ा, जब वो कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था, चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसका झगड़ा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई भी उन दोनों पढ़ाई कर रहा था, लॉरेंस बिश्नोई ने उसका साथ दिया, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लॉरेंस जब जेल चला गया, लॉरेंस 11 साल से अंदर है, तो बाहर जब तक संपत रहा, सारा काम संपत ही देखता रहा। संपत उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक रहा, उसका भरोसेमंद साथी था। लेकिन सलमान खान को, जैसा मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया था, सलमान खान को मारने के लिए जब लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम दिया था संपत नेहरा को, संपत नेहरा सलमान खान के पीछे पीछे हैदराबाद तक पहुंचा था, और हैदराबाद में क्योंकि वो अपने एक दोस्त से बात कर रहा था संपत नेहरा, उसके दोस्त का फ़ोन पुलिस ने लिसनिंग पर ले रखा था, पुलिस सुन रही थी वो फ़ोन, और संपत नेहरा हैदराबाद में पकड़ा गया। उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। संपत नेहरा ने ये प्लानिंग क्यों की? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बात का जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है, और उसकी वजह यह है क्योंकि पुलिस को अभी तक वो शूटर नहीं मिले हैं। शूटर मिलेंगे, संपत नेहरा को रिमांड पर लिया जाएगा, फिर ये पता लगेगी कि आखिरकार सुखदेव सिंह की हत्या की प्लानिंग क्यों की इन लोगों ने। आखिरकार इनकी पुरानी क्या दुश्मनी थी, या पुराना वो कौन सा हिसाब चुकता करना था जिसके कारण इन गैंगस्टर्स ने इतना खतरनाक इस तरह से सुखदेव सिंह को ख़त्म करने का प्लान बनाया। जाहिर सी बात है वजह कोई बड़ी होगी, ये कोई फिरौती की मांग या कोई ऐसा आपसी जो है वो कभी कहा सुनी का मसला नहीं होगा, मसला बहुत बेहद गंभीर होगा। पर सवाल ये है कि क्या उस बेहद गंभीर मसले के कारण किसी आदमी को उसकी हत्या कर देनी चाहिए, उसको मार डालना चाहिए? और दूसरी बात रही कि जिनके ऊपर बचाने की जिम्मेदारी है, वो अलर्ट आने के बावजूद, रिटर्न इनपुट आने के बावजूद कोई काम नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका मतलब ये है कि गैंगस्टर्स को राजस्थान पुलिस की ढील के कारण सुखदेव सिंह पर हमला करने का मौका मिला। शख्स कोई भी है, सबको अपनी सुरक्षा का अधिकार है। हमारे देश में सभी नागरिकों को ये अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आखिरकार अगर सुखदेव सिंह को सुरक्षा देते हुए और उनकी जान बच सकती थी तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसीलिए पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा है, इसीलिए पूरे राजस्थान में लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। आप कुछ मांगे मान लेंगे, ये शव का आज अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, सब चीज़ें निपट जाएंगी, पर वो सवाल ख़त्म नहीं होंगे जो पुलिस के ऊपर खड़े हुए हैं। जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर ही यकीन नहीं कर रही है, तो बताइए उस राज्य की पुलिस पर लोगों को यकीन क्यों हो? लोग तो तभी यकीन करेंगे ना जब आप यकीन बनाने लायक बात करेंगे। तो राजस्थान की पुलिस की जो छवि पंजाब पुलिस के उस कम्युनिकेशन के कारण, उनकी ढिलाई के कारण जो खराब हुई है,
मुझे लगता है इसकी भरपाई करनी चाहिए। एमएन दिनेश को इंचार्ज लगाया गया है। एमएन दिनेश काबिल और अच्छे अफसर माने जाते हैं और ख़ासकर गैंगस्टर्स और क्रिमिनल से डील करने का उन्हें अच्छा तजुर्बा है और बहुत अपराइट ऑफिसर बताए जाते हैं राजस्थान के। मुझे लगता है कि इस हत्या की कड़ियाँ तो खुल ही जाएंगी, लेकिन दो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। पहला, जो गलती पुलिस ने की, पंजाब पुलिस का इनपुट आने के बावजूद, लिखित चिट्ठियाँ आने के बावजूद सुखदेव सिंह की जान वो नहीं बचा पाए। और दूसरी चीज़, सुखदेव सिंह अपने परिवार को वापस नहीं मिलेंगे। अब चाहे कोई भी कितनी भी कड़ियाँ जोड़ता रहे या मेरी तरह यहाँ बैठकर ये बताता रहे, लेकिन जिस परिवार का, चाहे वो कोई भी परिवार हो, आज बात सुखदेव सिंह की नहीं है, ऐसे कल को कोई भी सुखदेव सिंह हो सकता है, मैं, आप, कोई भी हो सकता है, उनका पारिवारिक सदस्य वापस नहीं आता है। आखिरकार कैसे आप जिस काम के लिए चुने जाते हैं, जिस काम के लिए आप वर्दी पहनते हैं, वो काम जब आपको करने की नौबत आती है तो कैसे आप उन कम्युनिकेशन से, अपनी ड्यूटी से समझौता कर लेते हैं या लापरवाही दिखा देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण किसी की जान चली जाए। मुझे लगता है ये घटना अपने आप में मिसाल बननी चाहिए और पुलिस दोबारा ऐसी कोई कोताही ना करे और ऐसे कोई और सुखदेव सिंह मारा ना जाए, किसी और परिवार का सदस्य ना बिछड़े। इस घटना से सबक लेना चाहिए। अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस बात का एक्सक्यूज़ देंगे कि जी बीसीओ लोग सिक्योरिटी लेके घूमते हैं जिनको कोई थ्रेट नहीं होती है। क्यों देते हैं आप? क्यों देते हैं आप? लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस लग रही है तो भी आप नहीं देंगे, क्योंकि आप इतने फर्जी लोगों को या जिनको थ्रेट नहीं होता है उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, उनका स्टेटस सिंबल बना देते हैं कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। दरख्वास्त सिर्फ एक ही है, किसी की बात पे यकीन नहीं कीजिए। कम से कम एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर या किसी केंद्रीय एजेंसी कोई किसी पुलिस को बोलती है तो कम से कम उसका तो यकीन कीजिए। यकीन नहीं करना है तो उसकी दरियाफ्त कर लीजिए। आपके पास 9 महीने थे, आपको ये दरियाफ्त कर लेनी चाहिए थी कि वाकई ही सुखदेव सिंह की जान को खतरा है या नहीं, और अगर आपने की और आपको ये नहीं लगा कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत है तो फिर हत्या हो कैसे गई। मुझे लगता है कि खोट कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रणाली में रहा, जिसके कारण एक शख्स नहीं बच पाया। अगर यही सब कुछ किसी पश्चिमी देश में हुआ होता, ऐसे ही चिट्ठियाँ लिखी होती, तो शायद पता लग जाता कि एक इंसान की जान की क्या कीमत होती है। वहाँ इस तरह लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जान की बहुत कीमत नहीं समझी जाती है, जो दुर्भाग्य है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पुलिस प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के कारण इस तरह की गफलत भरी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहें तो फिर आम जनमानस का पुलिस के ऊपर से यकीन उठता है, जो कि सरासर गलत है। गुंडों को आपका डर होना चाहिए और साधारण आदमी को पुलिस के पास आने में खुशी महसूस होनी चाहिए। जिस दिन ये सब कुछ हो गया, समझ लीजिए उस दिन के बाद हमें कुछ भी आईटी के नाम पर, रिबन काटने के नाम पर नहीं करवाना पड़ेगा। जिस दिन लोग पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी और पुलिस स्टेशन में दिन रात बिना रोक टोक के आने जाने लगेंगे, अपनी शिकायत रखने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि ये निवारण होने लगा है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारे मुल्क में किसी को भी परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग परेशान इसीलिए रहते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वो नेताओं के पास जाते हैं, वो मोहल्ला प्रधानों के पास जाते हैं, वो हर उस शख्स के पास जाते हैं जिसकी पुलिस में जान पहचान हो। जिस दिन ये सिलसिला बंद हो गया, पुलिस का मयार अपने आप ही इस देश में ऊपरी लेवल पर चला जाएगा। अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात करना बनता था, क्योंकि रोज़ रात एबीपी न्यूज़ पर मैं यही बात करता हूँ जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। अगर इसमें किसी खास तबके को ये बात बुरी लग जाए तो माफ़ कीजिएगा।